अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, शुड द सब्सिडीज बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें हम दो चीजें एंगल से बच्चों डिस्कस करेंगे कि सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। अब हम दो एंगल से कि प्रोवाइडर्स के एंगल से सोचते हैं कि प्रोवाइड करनी चाहिए, और नॉट मतलब नॉन प्रोविजन मतलब नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोवाइड, क्यों प्रोवाइड करना चाहिए। पहला आप जानते हैं, इट विल बेनिफिट स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, पहला स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट देगा। दूसरा क्या है, इक्विटी लेके आएगा। जैसा कि आप जानते हो कि स्मॉल और बिग फार्मर्स दोनों को अवेलेबल है, तो इक्विटी लेके आएगा, क्योंकि जो चीज स्मॉल फार्मर्स को एक्सेसिबल नहीं थी अब उनको प्रोवाइड करी जा रही है। फिर हमारा ये क्या कहते हैं कि इसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की जब सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि सब्सिडीज प्रोवाइड करें, ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो ये वाली सेक्टर भी प्रमोट हो जाएगा, इसके थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थोड़ा बढ़ेगा, तो इसको भी फायदा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जानते ही हैं सरप्लस प्रोडक्शन तो होगा ही इससे। ठीक है, अब हम इनके एंगल से हमने डिस्कस कर लिया कि बेनिफिट टू स्मॉल फार्मर्स, इक्विटी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेनिफिट है और सरप्लस प्रोडक्शन को है। अब बात करते हैं नॉन प्रोविजन की, क्यों प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। कि पहला, बिग फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि सिंस क्या है, सिंस वो ऑलरेडी रिच हैं, ठीक है, तो उनको सब्सिडीज का प्रोविजन इतना नहीं चाहिए, तो वो ज्यादा खरीद के ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। तो बिग फार्मर्स विल गेट मोर बेनिफिट। पर मेन आपका इकोनॉमी का देखो वेलफेयर होता है, तो बिग से ज्यादा आप स्मॉल को प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आप उनको भी हटा नहीं सकते, सबको आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या है बच्चों, इनडिस्क्रिमिनेट यूज। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो जाता है। अगर आप सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को, तो वो एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। एक्सेसिव यूज करने से क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है एनवायरमेंट को। ठीक है, ये था कि सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको क्लास 12th में कोई क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्सिडीज टू द फार्मर्स और नॉट, तो आप यहाँ पे दोनों एंगल से आपको आंसर करना है कि प्रोवाइड क्यों करना चाहिए और क्यों प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। फिर एंड में एक पॉजिटिव नोट पे आप उसका कंक्लूजन दीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है प्राइजेस एज अ सिग्नल्स। बच्चों, प्राइस एज अ सिग्नल, जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं, तो ये इसमें हम ये पढ़ेंगे प्राइस को सिग्नल क्यों कहा जाता है। प्राइस आर द सिग्नल्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड। किसके बारे में है कि गुड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में प्राइस को सिग्नल के तौर पे कहा जाता है। देखो, इफ अ गुड बिकम्स स्कार्स, इट प्राइस विल राइज एंड दोज यूजिंग इट विल यूज इट एफिशिएंटली। इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल से बता दूं। सपोज इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पर यूनिट समझ लो आज 3 रुपए है, कल को गवर्नमेंट ने पर यूनिट 5 रुपए कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को महंगा कर दिया, तो आप क्या करेंगे। सिंस इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, आप कुछ चीजें यूज करेंगे जिससे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। आप क्या करेंगे, जब आप एक कमरे में नहीं है तो वहाँ की लाइट्स, पंखे, सब चीज ऑफ करके रखेंगे। फैमिली यूजुअली ट्राई करेगी कि अगर घर में 4 एसी हैं तो 2 ही एसी का या एक ही एसी का यूज करा जाए और सारी एक ही फैमिली एक ही रूम में बैठे। ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे। और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज भी आप दे सकते हो, जैसे कि फैमिली सोचेगी चलो सिंस इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी हो गई है तो हम सोलर एनर्जी के थ्रू यूज करते हैं। कुछ फैमिली सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल करवा सकती है अपने रूफ्स पे। तो यही सारी चीजें कि अगर एक गुड स्कार्स हो जाएगा तो उसका प्राइस राइज होता है। और फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन यूज करते हैं। आप जैसे अभी रिसेंटली मैं टमाटर का एग्जांपल बता देती हूँ आपको। टमाटर मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, करीबन 200 किलो से भी ऊपर पहुंच गया था, 250 किलो तक था काफी में। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जब उसका प्राइस बढ़ने लगा, उसको स्कार्स होने लगा, तो जैसे ही टोमेटोज एक्सपेंसिव हुए तो उससे क्या हुआ, उसका प्राइस बढ़ा। ठीक है, प्राइस क्यों बढ़ा, क्योंकि बच्चों टोमेटो एक्सपेंसिव इसलिए हुए थे कि जो टोमेटो की फसल थी साउथ से जो आ रही थी वो डैमेज हो गई थी मॉनसून्स की वजह से। तो इस वजह से टोमेटोज एक्सपेंसिव हुआ, क्योंकि वो स्कार्स हो गए थे, इसीलिए उसका प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होने, लोगों ने क्या किया,
कम कम खरीदना शुरू कर दिया, काफ़ी लोगों ने बंद ही कर दिया, कुछ लोगों ने प्योरीज वगैरह खरीदनी शुरू करी। तो यही चीज़ एक्सप्लेन करें। अब बात करते हैं सब्सिडीज डू नॉट अलाउ टू इंडिकेट सप्लाई ऑफ अ गुड। प्राइसेस सिग्नल है बट सब्सिडीज नहीं है, क्योंकि आपको वो इलेक्ट्रिसिटी वाला ही एग्जांपल मैं बताती हूँ कि सब्सिडी क्या है। अब इलेक्ट्रिसिटी पहले 3 से 5 हुई थी, इसका प्राइस बढ़ गया था, बट अब मैं कह रही हूँ कि सब्सिडी प्रोवाइड कर दी गई है, कि जैसे दिल्ली सरकार भी प्रोवाइड करती है ना कि पहले 200 यूनिट बिल्कुल फ्री दे दिए। उसमें क्या होता है बच्चों, जब आपको पता है कोई चीज फ्री है तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है। तो लोग क्या करें, लाइट्स खुली छोड़ रखी हैं, पंखे खुले छोड़ रखे हैं, कि उन्हें पता है कि इसका तो उन्हें पैसा देना ही नहीं है, तो अननेसेसरी यूज हो रहा है और उसका लॉस है, उसका बर्डन तो सरकार को ही उठाना पड़ रहा है। तो इसीलिए सब्सिडीज सप्लाई नहीं बताई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई उतना ही था, बट क्या है, सिंस सब्सिडाइज करा गया है लोगों के वेलफेयर के लिए, उसका यूज बेकार तरीके से किया जा रहा है। इट लीड्स टू द वेस्टेज इन फॉर्म ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज। लाइक फार्मर्स का ही एग्जांपल ले लो। फार्मर्स को अगर ज्यादा सब्सिडीज देंगे तो वो क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए उनको, क्या है, उनको भी चाहिए कि हमें भी बेनिफिट हो, तो ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, सॉइल की प्रोडक्टिविटी तो खराब हो रही है, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है इन सारी चीजों से। ठीक है, तो यही चीज है, प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर द इनडिस्क्रिमिनेट यूज। तो ये है कि प्राइस सिग्नल की तरह काम करते हैं, बट सब्सिडीज उस सिग्नल को हटा देती है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड की। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात कर चुके हैं अब हम। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री और ट्रेड की। अब आप मुझे ये बताइए पहले कि एक इंडस्ट्री का बच्चों यूज क्या होता है, क्यों चाहिए हमें एक इंडस्ट्री एक इकोनॉमी में। कमेंट सेक्शन में आके सारी चीजें आप बताएंगे कि इंडस्ट्री का काम क्या है। ठीक है, तब तक मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि इंडस्ट्री का काम बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ाना, ग्रोथ को प्रमोट करना। और ये ग्रोथ बच्चों प्रमोट कैसे होगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मेजर रोल प्ले करती है। सिंस बच्चों इसका इतना मेजर रोल है कि लार्ज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वो ये इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर सकती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और हमारे 5 ईयर प्लान्स में भी इनका रोल बताया गया। 5 ईयर प्लान्स गिव इम्पोर्टेंस टू द इंडस्ट्री, बट हम क्या है, इसीलिए 5 ईयर प्लान्स ने इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस दी। बट इसमें क्या इशू था कि इनिशियली वो मेजरली कॉटन और जूट में ही कन्फाइंड थी। आप जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया है पिछले चैप्टर में भी कि इनिशियली इन्हीं में वो कन्फाइंड थी। एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या दिक्कत थी इंडिपेंडेंस के टाइम, उनके पास बच्चों ना ही तो कैपिटल था या फिर इन्वेस्टमेंट, और ना ही मार्केट थी अपने गुड्स को बेचने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, एंड इंडस्ट्री को हाईली रेगुलेट किया गया था उस टाइम गवर्नमेंट ने। फिर पॉलिसीज बताई ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री विद दोज ऑफ द पब्लिक। गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने उस सेक्टर को उस टाइम रेगुलेट करा था। अभी हम कंडीशन जान रहे हैं कि किस तरीके की चीजें थी हमारी। ठीक है, क्या हुआ कैसे हुआ, तो मैं बता रही हूँ आपको कि पहले कॉटन और जूट में थी, गवर्नमेंट का रेगुलेशन सेक्टर पे ज्यादा था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है, ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो इनिशियली गवर्नमेंट हैड अ ह्यूज कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, और गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसको हाईली रेगुलेट करके रखा। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर को उसके साथ बिहेव करना पड़ता था मिलजुल के, उनका रोल तो था ही नहीं इनिशियली। अब बात करते हैं कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रीज बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया, इट बिकेम अ बेसिस फॉर द सेकंड 5 ईयर प्लान। इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस किस पे है, सेकंड 5 ईयर प्लान में, क्योंकि आप जानते हो कि सेकंड 5 ईयर प्लान का हमारा किस पे था, बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज। नेहरू जी ने इसी पे काम करने के लिए कहा था ताकि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आ सके। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हम 1956 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 ईयर प्लान का ही आप जानते हैं 1951 से 56 में आया था। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 जिसमें इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दिया गया, उसमें इंडस्ट्रीज को बच्चों बेसिकली क्लासीफाई किया गया 3 तरह की इंडस्ट्रीज में।
एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का ही मेजर रोल था, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं था। प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल था बट इसमें भी गवर्नमेंट कंट्रोल था, और गवर्नमेंट ही स्टार्ट करेगी न्यू इंटरप्राइजेस को, गवर्नमेंट विल स्टार्ट न्यू यूनिट्स। ठीक है, फिर तीसरा है प्राइवेट कंप्लीटली, पर इसमें भी बच्चों गवर्नमेंट का रोल था। कैसे? लाइसेंसेस के थ्रू। गवर्नमेंट क्या करती थी बच्चों, इसमें लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉलो करती थी गवर्नमेंट। एक मिनट, प्राइवेट क्या है, प्राइवेट का रोल होता था इसमें, क्या है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट में लाइसेंसिंग के थ्रू गवर्नमेंट का रोल था। ठीक है, लाइसेंसेस के थ्रू रेगुलेशन थी कि आप कोई भी नई इंडस्ट्री को ओपन करेंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट में इसमें क्या करती थी, सिंस गवर्नमेंट का रोल था रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करना, तो गवर्नमेंट उन्हीं जगह लाइसेंसेस देती थी जो बैकवर्ड रीजन से, मेजरली क्योंकि हमारे डेवलपमेंट हो सके बैकवर्ड रीजन का, तो इसीलिए प्राइवेट का कंप्लीटली वहां लाइसेंसेस के थ्रू उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बच्चों, इसमें हम कह रहे हैं 1955 विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, जिसे कि कार्वे कमेटी भी कहते हैं। बच्चों जो ये सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मार्क कर लीजिए, कार्वे कमेटी। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कार्वे कमेटी इज रिलेटेड टू, फिर ऑप्शन दे सकते हैं, ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बी जैसे टूरिज्म सेक्टर, या सी मतलब कुछ भी ऐसे कमेटी का नाम दे सकते हैं और अलग अलग पॉइंट्स डाल देंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है कि किस लिए ये इंडस्ट्री आई थी। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है 1955 में विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी आई थी, जिसे कार्वे कमेटी थी, जिसके लिए डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करी थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बच्चों क्या होती है, दीज आर बेसिकली लेबर इंटेंसिव एंड लिमिटेड टू द पर्टिकुलर साइज। इनका एक पर्टिकुलर साइज होता है बच्चों, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स होती है इनमें, और पर्टिकुलर साइज, सो नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स वर रिजर्व। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनको प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन करी प्रोडक्ट्स की। क्या बात करी है इसमें हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, नंबर 1 हमने कहा ये लेबर इंटेंसिव है। देख रहे हैं आप कैसे ये लेडीज यहाँ पे काम कर रही हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, ये छोटे लेवल पे होता है, छोटे स्केल पे काम करता है। दूसरा हमारा ये क्या है, रिजर्वेशन हमने करी इनके लिए, ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस करेंगी ताकि ये भी कुछ लोग काम कर सके। Also concessions were provided to them in form of lower excise duty and lower rate of interest on loan। और गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको लोअर एक्साइज ड्यूटी के टर्म्स में कंसेशंस दी और लो इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन। मतलब अगर आपको नई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करनी है सेटअप, तो गवर्नमेंट क्या है, कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, और दूसरा एक्साइज ड्यूटी को भी कम कर दिया गया ताकि इनके प्रोडक्ट्स को भी बेचा जाए तो कम रेट, मतलब अच्छे रेट दाम इनको मिल जाए। ठीक है, तो यही सारा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो। अब बात करते हैं बच्चों हम ट्रेड पॉलिसी की, कि क्या ट्रेड पॉलिसी थी 1950 से 1990 के बीच में। ठीक है, फर्स्ट 5-7 ईयर प्लान्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। तो क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी होती क्या है? इनवर्ड ट्रेड स्ट्रेटजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी नथिंग बट बच्चों हम इसमें बात कर रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि हम इंपोर्ट्स को कम कर देंगे और जो भी चीजें हम डोमेस्टिकली बनाएंगे सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्शन की। ठीक है, ये होती है हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो सके, प्रोडक्ट्स की डिमांड हो सके और डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हमने ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया 2 फॉर्म्स में। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ट्रेड प्रोडक्शन हमने क्या क्या यूज किया बच्चों? टैरिफ, और दूसरा यूज किया बच्चों कोटा। क्या यूज किया हमने प्रोटेक्शन के लिए, ट्रेड प्रोटेक्शन के लिए? टैरिफ
और कोटा। ठीक है, टैरिफ और कोटे की बात करें तो टैरिफ में हम क्या करते हैं, हम जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से उनमें टैक्स लगा देते हैं कि इतने % का हमने टैक्स लगा दिया, ठीक है, ऑन द गुड्स। पर कोटा क्या होता है कि कोटा क्या है, क्वांटिटी जो है गुड्स की, कि इतनी ही क्वांटिटी आप बाहर से मंगा सकते हैं, वो है कोटा। टैरिफ में क्या है, ड्यूटीज लगा दी, टैक्सेस लगा दिए, वो सब टैरिफ में कवर हो रहे, पर जो कोटा है क्वांटिटी पे आपको कर दिया। तो ये हमारे फॉर्म्स ऑफ थे ट्रेड प्रोटेक्शन के। ठीक है बच्चों, ये ट्रेड प्रोटेक्शन के टैरिफ और कोटा का आप डिफरेंस जान चुके हैं। ठीक है, पर ऐसा क्यों किया, क्यों इसलिए किया, ताकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचा सके। एक रीजन हमारा ये था, और दूसरा ये था कि हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे लोग बाहर के लग्जरी आइटम्स पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज को खर्च कर सके। ठीक है, तो यही रीजन था हमने ट्रेड प्रोटेक्शन की टैरिफ और कोटा की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इन पॉलिसीज का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्या क्या फायदा रहा, टैरिफ और कोटा की जो हमने पॉलिसी रही। ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 5-year प्लान, पहले 5-year प्लान से लेके 7वें 5-year प्लान तक क्या था, जीडीपी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंक्रीज हुआ 13% से लेके 24.6% इन 1990-91। बच्चों देखो, ये थोड़ा सा मतलब न्यूमेरिकल चीजें हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत तो होगी, बट आपको इसको लर्न और मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं, मेमोराइज नहीं करोगे तो पेपर में लिख नहीं पाओगे, तो ये एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। फिर हमने क्या कहा, वो इंक्रीज होगी 13% से लेके 24.6%। ये पॉलिसीज की वजह से, क्या कौन कौन सी पॉलिसी, जैसे हमने जो ट्रेड की, इंडस्ट्रीज की पॉलिसी लेके आए हैं, हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया, ट्रेड को हमने इनवर्ड लुकिंग किया, ये चीजें हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू एट द रेट ऑफ 6% विच वॉज कंसिडर गुड एट दैट टाइम। इंडस्ट्रियल सेक्टर 6% ग्रोथ से ग्रो करने लगा, जो कि उस टाइम पे बच्चों अच्छा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग। इनिशियली आप जानते हो कॉटन और जूट ऐसी ही हमारी इंडस्ट्रीज थी, ऐसी ही फैक्ट्रीज सेटअप हो रही थी, बट बाद में क्या हुआ, इन सारी पॉलिसीज की वजह से, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कार्वे कमेटी ने हेल्प करा डेवलप करने के लिए, तो हमने क्या किया, डाइवर्सिफाई करने लगी। रिस्ट्रिक्ट नहीं थे सिर्फ कॉटन और जूट को, और बाकी इंडस्ट्रीज में भी हमारे रोल प्ले होने लगा। ठीक है, प्रमोशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गेव अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु डिड नॉट हैव कैपिटल टू स्टार्ट द लार्ज फर्म्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या हुआ, जिनके पास कैपिटल नहीं था, पैसा नहीं था बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, उन्होंने भी फर्म सेटअप कर ली, ये भी फायदा हुआ। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज ड्यू टू द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। इंडिजिनस इंडस्ट्रीज भी बच्चों हमारी डेवलप करने लगी, क्योंकि हमारा फॉरेन कंपटीशन हमारा एलिमिनेट हो गया था। ये सारे बच्चों फायदे हैं, हम इनके नुकसान भी जानेंगे कि नुकसान भी आए होंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है कि क्या क्या इकोनॉमी बिहेव कर रही थी। अब बात करते हैं बच्चों नेगेटिव इफेक्ट्स की, कि हमने जाना कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट दिया होगा, एम्प्लॉयमेंट को भी दिया होगा, डाइवर्सिफिकेशन भी कर लिया, ग्रोथ भी हो गई 24.6% की। अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स ये है कि पब्लिक सेक्टर मोनोपोलाइज वेरियस सेक्टर व्हिच डिड नॉट डेवलप मच ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। आप जानते हैं कि अगर हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को क्या है कि उनको पता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस तो उनकी चीज़ों का मिल ही जाएगा, कहीं से कंपटीशन आ नहीं रहा, तो क्या इंसेंटिव होगा अपनी क्वालिटी को मैक्सिमाइज करने का? नहीं होगा बच्चों। वही चीज हमारी हुई कि पब्लिक सेक्टर ने मोनोपोलाइज कर लिया, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली की वजह से उनके पास इंसेंटिव ही नहीं था कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रोवाइज कर सके, तो ये चीज नेगेटिव हुआ। मेनी पब्लिक सेक्टर सफर्ड ह्यूज लॉसेस बट दे कंटिन्यू टू फंक्शन। नुकसान होता रहा फिर भी पब्लिक सेक्टर काम करता रहा, क्योंकि मोनोपोली उन्हीं की थी। नीड टू ऑब्टेन द लाइसेंसेस वर मिसयूज बाय बिग हाउसेस। अब देखो, लाइसेंसिंग पॉलिसी तो हमने डाली, बट ये बिग हाउसेस इसको मिसयूज करने पड़े, क्योंकि क्या होता था, छोटे लोगों को मिलते थे, बड़े बड़े लोग क्या करते थे, पॉलिटिकल नेक्सस वगैरह बना के ये लोग ही लाइसेंस ले लेते थे, किसी और को एंटर नहीं करने देते। इवन इफ किसी को एंटर करना है तो ह्यूज पैसा खिला के वो लोग खुद से लाइसेंस ले लेते थे, चाहे काम ना चालू करें। तो उससे क्या हुआ, छोटे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। दिस लेड टू परमिट लाइसेंस राज। बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिट लाइसेंस राज। इसका मतलब आपको जानना है, और हम पढ़े हैं
कि इसका मतलब क्या है कि जो लाइसेंसेस थे, परमिट लाइसेंस की वजह से राज होने लगा, जिनके पास लाइसेंस था वही काम करने लगे, वही सेटअप करने लगे, औरों का इंडस्ट्रीज में एंटर करना मुश्किल हो गया। एंड दस प्रिवेंटेड सर्टेन फर्म्स फ्रॉम बीइंग एफिशिएंट, कुछ फर्म्स को एफिशिएंट होने से उन्होंने रोक दिया। More time was spent on obtaining a license rather than thinking about how to improve the products. एफिशिएंसी क्यों हुई? क्योंकि भाई क्या करते थे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या रहता था, ये वाले बाबू से बात करो, वो वाले से बात करो, इस ऑफिशियल से बात करो, उस ऑफिशियल से बात करो कि लाइसेंस चाहिए, क्योंकि जब तक लाइसेंस नहीं काम तो आप नहीं कर पाओगे। तो रादर देन कि वो क्वालिटी इंप्रूव करे अपना प्रोडक्ट्स की, वो क्या करते थे, इधर उधर भागते रहते थे कि यार यहाँ से लाइसेंस मिल जाए तो हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वही चीज थी। अब है ड्यू टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडियन कंज्यूमर हैड टू परचेज वट एवर वॉज मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली। देखो हमने क्या किया, हमारी सरकार ने हमें फॉरेन कॉम्पिटिशन से तो बचा लिया, पर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे जो भी वो बना रहे हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था कि बाहर से वो गुड्स मंगा सके। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन था, तो हमारे इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस हो रहा है वही उनको यूज करना पड़ा। ठीक है, तो और वो क्या करना पड़ा, वही परचेज करना पड़ा जो कि जिनकी जैसी क्वालिटी थी और जैसा प्राइस था, जो मांगा सब वही करना। एक्सप्लॉयटेशन हो गई थी बेसिकली इंडियन कंज्यूमर की। देयर वाज नो इंसेंटिव फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये थे बच्चों नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के। बच्चों अब आ गए हैं हम इस चैप्टर के कंक्लूजन में। आई होप आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होगी। हमने क्या क्या पढ़ा कि कैसे इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन होने लगा, किस तरीके से हमारा ट्रेड डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने कैसे बिहेव किया, किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, HYV सीड्स ने हमें फायदा भी दिया और नुकसान भी दिया हमारे एनवायरनमेंट को, और कैसे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारी फार्मर्स की इनकम को मल्टीप्लाई करने में हमारी मदद करी। ठीक है, किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने अपना इंपॉर्टेंट रोल दिखाया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपनी पॉलिसीज जो 1950 की और 1990 की सिचुएशन थी बेसिकली इसमें थी। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे की कंडीशन जानेंगे इकोनॉमी की कि आगे की उसकी कंडीशन क्या है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप कोई और चीज की अवेलेबिलिटी चाहते हैं तो जरूर उसके बारे में भी बताइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।